दोस्तों, आज की कहानी थोड़ी साइंस और मिस्ट्री से जुड़ी हुई है। कहानी की शुरुआत एक कपल से होती है, राम्या और कार्तिक। रात का समय है, सड़क पूरी तरह सुनसान है। दोनों बाइक पर हैं। कार्तिक राम्या को उसके घर छोड़ने आया है। आज राम्या का जन्मदिन था और दोनों पार्टी से लौट रहे थे। घर के पास पहुंचकर दोनों एक दूसरे को बाय कहते हैं। कार्तिक बाइक लेकर चला जाता है और राम्या अकेले पैदल अपने घर की तरफ बढ़ती है। तभी अचानक एक अनजान इंसान उस पर हमला कर देता है। उसने काले रंग की जैकेट पहन रखी है और उसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ है। वह राम्या की गर्दन में सिरिंज से कोई अजीब सी दवा इंजेक्ट कर देता है। देखते ही देखते राम्या का पूरा शरीर काले रंग का हो जाता है, बिल्कुल कोयले जैसा, और कुछ ही पलों में उसकी मौत हो जाती है। अगली सुबह कचरा उठाने वाले लोगों को एक डस्टबिन में राम्या की लाश मिलती है। जिस इंसान ने ये सब किया था वह राम्या के मोबाइल से उसकी एक फोटो खींचता है और उसे एडिट करके सोशल मीडिया पर डाल देता है, बिफोर और आफ्टर के नाम से, कि पहले वो कैसी दिखती थी और अब कैसी हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। रिपोर्ट में सामने आता है कि राम्या को कोई मेडिकल ड्रग दिया गया था जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। इसके बाद कहानी में एंट्री होती है एडीजीपी ध्रुव की। ध्रुव का आधा शरीर खुद भी काला पड़ा हुआ है, यानी कभी उसे भी इंजेक्शन दिया गया था। जैसे ही ध्रुव को इस केस के बारे में पता चलता है वो पूरी तरह इस जांच में जुट जाता है। सबसे पहले वह राम्या के बॉयफ्रेंड कार्तिक से पूछताछ करता है। कार्तिक बताता है कि उसने रात 10:30 बजे राम्या को उसके घर के पास छोड़ा था। उसने राम्या को एक लॉकेट और चेन गिफ्ट की थी जो उसे बहुत पसंद थी, लेकिन पुलिस को वो लॉकेट और चेन लाश के पास नहीं मिलती है। इसके बाद पुलिस उस इलाके के सीसीटीवी कैमरे को चेक करती है। उसी समय एक कार दिखाई देती है और एक इंसान भागता हुआ नजर आता है। हालांकि उसका चेहरा ढका हुआ था, लेकिन पुलिस उसकी पहचान कर लेती है। उसका नाम होता है कुमार। कुमार को कुछ दिन पहले ही पुलिस ने ड्रग्स के मामले में पकड़ा था। वह एक अच्छा स्विमर भी था। पुलिस कुमार को उठा लेती है और एक कमरे में बंद कर देती है। कुमार लगातार चिल्लाता रहता है, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे क्यों पकड़ा है, मेरी बहन घर पर इंतजार कर रही होगी। लेकिन ध्रुव उसे छोड़ता नहीं। पुलिस दूसरे कमरे में कैमरे के जरिए उसे देखती रहती है कि वह क्या करता है। धीरे धीरे कुमार घबराने लगता है। वह बार बार कहता है कि उसे अपनी दवाई चाहिए। वह किसी बीमारी की दवा लेता था। समय बीतने के साथ साथ उसकी हालत और खराब होने लगती है। ऐसा लगने लगता है कि वह मर जाएगा। तभी ध्रुव और बाकी पुलिस वाले कमरे में जाते हैं और उससे पूछते हैं, सच बता, राम्या का मर्डर तुमने ही किया है ना? कुमार रोते हुए कहता है, मैंने कोई मर्डर नहीं किया। फिर उससे पूछा जाता है, तो तुम इतनी रात उस जगह पर क्या कर रहे थे? पुलिस बार बार राम्या के मर्डर का इल्जाम उस पर लगाती है। जैसे ही वो राम्या का नाम सुनता है, कुमार अचानक डर जाता है और फिर कुमार घबराते हुए कहता है, प्लीज राम्या का नाम मत लीजिए। ध्रुव चौंक कर पूछता है, क्यों? कुमार जवाब देता है, क्योंकि ये आपकी वाली राम्या नहीं है, ये कोई और राम्या है जिसने मुझे धोखा दिया, मुझसे प्यार का नाटक किया और जब कोई ज्यादा पैसे वाला मिला तो मुझे छोड़ दिया। ध्रुव उससे फिर पूछता है, तुम इतनी रात उस जगह क्या कर रहे थे? कुमार कहता है, सर मैं जॉगिंग कर रहा था, मैं हर रोज रात को उसी रास्ते से जाता हूँ। ध्रुव को उसकी हालत अजीब लगती है। वो पूछता है, तुम इतने परेशान क्यों हो? कुमार थोड़ी देर चुप रहता है, फिर कहता है, सर मैं जो देख लेता हूँ उसे कभी नहीं भूलता और मैं वो चीजें देख सकता हूँ जो आप लोग नहीं देख सकते। ध्रुव चौंक जाता है, इसका क्या मतलब? तभी कुमार एक एक करके ऐसी बातें बताने लगता है जैसे आज ध्रुव ने किससे बात की, कितने देर बात की, ध्रुव के साथ खड़े पुलिस वाले किसे मैसेज कर रहे हैं। यह सुनकर ध्रुव हैरान रह जाता है। वह पूछता है, तुम ये सब कैसे करते हो? कुमार कहता है, मुझे खुद नहीं पता सर, पर मेरे साथ ऐसा होता है। फिर वो अपने बचपन की एक घटना सुनाता है। जब मैं छोटा था तो अपने पिताजी के साथ एक मंदिर गया था। वहाँ एक पानी का कुंड है जिसकी बहुत मान्यता है। मैं गलती से उस कुंड में डूब गया था, पर उस दिन शायद मेरे साथ कुछ हुआ।
मैं मरा नहीं, बच गया। उस दिन के बाद से मैं 30 मिनट तक पानी में सांस रोक सकता हूँ। इसके बाद ध्रुव उसके लॉकेट के बारे में पूछता है, क्या तुमने ये लॉकेट देखा है? कुमार कहता है, देखा तो है सर, पर अभी याद नहीं आ रहा है कि कहाँ देखा है। अगर आप मुझे स्विमिंग पूल में ले जाएंगे तो शायद मुझे याद आ जाएगा। यह सुनकर एक पुलिस वाला तुरंत बोल पड़ता है, सर ये हमें बहका रहा है, यहाँ से भागना चाहता है। लेकिन ध्रुव सोच में पड़ जाता है और कहता है, ठीक है चलो। सब कुमार को स्विमिंग पूल ले जाते हैं। कुमार पानी के अंदर जाता है, नीचे बैठ जाता है, आंखें बंद करके ध्यान लगाता है। धीरे धीरे उसका दिमाग उसी जगह पहुंच जाता है जहां वह उस रात जॉगिंग करते हुए रुका था। कुछ देर बाद वह बाहर आता है और कहता है, सर मैंने उस दिन वो लॉकेट पानी की परछाई में देखा था। इसके बाद पुलिस फिर से सीसीटीवी फुटेज देखती है। चेहरा तो साफ नहीं दिखता, लेकिन एक फ्रेम में चेन उठाते हुए किसी का हाथ हल्का सा नजर आता है। यह देखने के बाद कुमार जिद करने लगता है, सर अब मुझे अपने घर जाने दीजिए, मेरी बहन इंतजार कर रही होगी। और इसके बाद कुमार वहां से चला जाता है। इतना सब होने के बावजूद पुलिस के हाथ में ना कोई ठोस सबूत होता है, न ही कातिल की पक्की पहचान। अगले दिन ध्रुव और उसके साथ का एक पुलिस अधिकारी फिर से कुमार के पास जाते हैं। इस बार वे उससे मदद मांगते हैं, हमें कातिल के बारे में कुछ बताओ। लेकिन कुमार साफ मना कर देता है। वह कहता है, सर मुझे इन सब में मत खींचिए, मैं सरकारी नौकरी पाना चाहता हूँ, मैं स्विमिंग चैंपियन बनना चाहता हूँ ताकि अपनी बहन को अच्छा भविष्य दे सकूं। कुमार और उसकी बहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। कुमार भावुक होकर कहता है, सर आपके लिए बस एक केस होगा, लेकिन मेरे लिए ये मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। यह सुनकर ध्रुव गंभीर हो जाता है और कहता है, नहीं कुमार, यह मेरे लिए भी सिर्फ एक केस नहीं है। ध्रुव उसे अपने मोबाइल में एक वीडियो दिखाता है। वह वीडियो उसकी बेटी का होता है। ध्रुव बताता है, मेरी बेटी ने अभी अभी कॉलेज ज्वाइन किया था। कुछ लड़कों ने उसकी रैगिंग की, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उसका बाप पुलिस में है तो वो वहां से भाग गए। ध्रुव की आवाज भारी हो जाती है। लेकिन अगले ही दिन मेरी बेटी की लाश कचरे में फेंकी हुई मिली। उसका शरीर भी उसी तरह काला पड़ चुका था। ध्रुव आगे बताता है, वो सारे लड़के ड्रग्स लेने वाले थे। मैंने सबको मार दिया। उन्होंने मुझे भी मारने की कोशिश की, लेकिन गलती से गलत इंजेक्शन लगा दिया और मैं बच गया। दोस्तों, इसी वजह से ध्रुव का आधा शरीर काला है। ध्रुव गुस्से और दर्द के साथ कहता है, मैं किसी भी हालत में कातिल को पकड़ूंगा। ध्रुव की यह कहानी सुनकर कुमार की आंखें भर आती है। वह कहता है, सर मैं आपकी मदद करूंगा। इस बार सब लोग एक नेवी के स्विमिंग पूल पर जाते हैं, जहां कड़ी सिक्योरिटी होती है ताकि कुमार को कोई नुकसान ना हो। कुमार स्पेशल सूट पहनकर फिर से पानी में उतरता है। वह आंखें बंद करता है और ध्यान लगाता है। दोस्तों, ऐसा लगता है जैसे वह पानी में अपनी आत्मा को उस जगह पर भेज देता है। अब वह सब कुछ देख पाता है, कातिल कैसे बॉडी को डस्टबिन में फेंकता है, फिर कैसे कार में बैठता है, कौन कौन से रास्ते से होकर जाता है और आखिर में किस बिल्डिंग में घुसता है। लेकिन वह उस घर के अंदर नहीं जा पाता क्योंकि वहां एक उल्लू होता है। उसे महसूस होता है कि वो उल्लू उसे देख सकता है। डर के मारे कुमार वापस लौट आता है। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है और तुरंत उसे पानी से बाहर निकाला जाता है। कुमार ने जो जो बताया था सब एकदम सच निकला। कार किन किन रास्तों से गुजरी थी वह बिल्कुल सही बताता है। अगले दिन पुलिस उस घर को ढूंढने जाती है जहां उल्लू रहता है। घर मिल जाता है, लेकिन वह खाली होता है। जिस कमरे में कातिल रहता था वह पूरा कमरा काले रंग के पेंट से किया गया था, बिल्कुल अंधेरा, डार्क। ध्रुव एक डॉक्टर से मिलता है और कुमार के बारे में ये सब बताता है। डॉक्टर कहते हैं, अगर बचपन में किसी वजह से दिमाग का कोई हिस्सा ट्रिगर हो जाए तो इंसान में ऐसी असामान्य क्षमता आ सकती है। ध्रुव कुमार से वादा करता है, मैं तुम्हें पुलिस की नौकरी दिलवाऊंगा। एक दिन कुमार के साथ एक हादसा हो जाता है। वह जब स्विमिंग करने जाता है तो उसका फोन चोरी हो जाता है। असल में फोन उसके कोच ने चोरी किया था, लेकिन कुमार को यह पता नहीं होता। फोन ना मिलने पर वह घर लौटता है और देखता है
कि उसकी बहन घर पर नहीं है। वह किसी और का फोन लेकर अपनी बहन को कॉल करता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाती। कुमार बहुत घबरा जाता है। वह यह बात पुलिस को भी बताता है, लेकिन पुलिस भी उसकी बहन को ढूंढ नहीं पाती। इसी बीच एक और लड़की की लाश मिलती है। पहले पुलिस वहां पहुंचती है और फिर कुमार भी। जैसे ही कुमार लाश को देखता है, उसके पैर कांप जाते हैं, क्योंकि उस लड़की ने बिल्कुल वही कपड़े पहने होते हैं जो उस दिन उसकी बहन ने पहने थे। और यहीं पर कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंच जाती है। वह जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगता है, लेकिन तभी सच्चाई सामने आती है कि वह लड़की उसकी बहन नहीं थी, वह तो कोई डॉक्टर थी। इस घटना से कुमार अंदर तक हिल जाता है। जब वह घर लौटता है तो देखता है कि उसकी बहन घर आ चुकी है। दरअसल वह रात में अपने दोस्तों के साथ हॉस्टल में रुक गई थी। अब कुमार एक फैसला कर लेता है, अब मुझे उस कातिल का पता लगाना ही होगा। इस बार कुमार बिना किसी को बताए फिर से स्विमिंग पूल के अंदर जाता है। वह फिर से ध्यान लगाता है और वही सब कुछ देखने लगता है। उसे याद आता है कि पिछली बार कातिल के पास एक उल्लू था, जिसकी वजह से वह आगे नहीं बढ़ पाया था। लेकिन इस बार वह उस उल्लू से डरता नहीं। वह सीधे कातिल के पीछे पीछे उसके कमरे तक पहुंच जाता है। कमरा पूरी तरह अंधेरा है, चारों तरफ सिर्फ काला रंग। कातिल के चेहरे पर मास्क है और वो अपना मास्क नहीं उतारता। उसी कमरे में एक मैगजीन का कवर पेज रखा होता है, जिस पर एक लड़के की फोटो छपी होती है। कातिल उस फोटो पर काले पेन से लकीरें खींच देता है, पूरी फोटो काली कर देता है। कुमार बस इतना ही देख पाता है, क्योंकि इसके बाद वह बेहोश होने लगता है। वह बहुत देर तक पानी के अंदर रहता है और वही बेहोश हो जाता है। कुमार को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। होश में आने के बाद वह ध्रुव को उस मैगजीन के कवर फोटो के बारे में बताता है। ध्रुव उस मैगजीन की जांच करवाता है। तब पता चलता है कि वह फोटो उसी इंसान ने खींची थी जिसकी गर्लफ्रेंड की हत्या कहानी की शुरुआत में हुई थी, और उस लड़की का नाम था वमीला। अब शक गहराता है, अगला टारगेट वमीला ही हो सकती है। पुलिस बिना वमीला को बताए उसका पीछा करने लगती है। उसके कपड़ों में छुपा हुआ कैमरा लगा देती है। वमीला को एक फिल्म का ऑफर मिला था, लेकिन बीच में प्रोड्यूसर की बेटी के आ जाने के कारण उसे फिल्म से निकाल दिया गया। वमीला बार बार डायरेक्टर से गुजारिश करती है, लेकिन वह मानता नहीं। वमीला उस रोल के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। उस कमरे में लगे कैमरे की वजह से पुलिस उसकी हर बात देख और सुन रही थी। ध्रुव कुमार को वमीला के घर के बाहर नजर रखने के लिए भेज देता है, ताकि उस पर कोई हमला न कर सके। इसी बीच शाम को एक पार्टी होती है, जिसमें वमीला को भी बुलाया जाता है। वहीं कार्तिक भी मौजूद था। ध्रुव कार्तिक से बात करता है, तुम वमीला को कैसे जानते हो? कार्तिक बताता है, वह एक दुकान में काम करती थी, लेकिन पहले उसका रंग आज जैसा नहीं था। वो बहुत ज्यादा काली थी। फोटोशूट के लिए उसका रंग ठीक था, इसीलिए मैंने उसका शूट किया। उसे फिल्म मिलने वाली थी, लेकिन अब नहीं मिलेगी। कार्तिक यह भी बताता है कि जो दिल वाला लॉकेट था वह उसी ने मुझे दिया था। उसी ने मुझे प्रपोज किया था, लेकिन मैंने मना कर दिया। दोस्तों, वमीला पहले वाकई बहुत ज्यादा काली थी। इधर कुमार वमीला के घर के बाहर खड़ा होता है, लेकिन उसे शक होता है और वह घर के अंदर चला जाता है। अंदर वह जो देखता है वह चौंका देने वाला था। वहाँ कई लोग ड्रग्स बना रहे थे और तभी सारी सच्चाई सामने आ जाती है। दोस्तों, वमीला ही वो लड़की थी जिसे पुलिस अब तक ढूंढ रही थी। सारे मर्डर उसी ने किए थे। जिसने उसके रंग को लेकर मजाक उड़ाया, वमीला ने उसे मार दिया। उसे लगता था कि यह दुनिया सिर्फ गोरे रंग के पीछे भागती है और काले रंग की कोई कीमत नहीं। आज वो फिर से फिल्म की हीरोइन को मारने वाली थी। कार्तिक की गर्लफ्रेंड गोरी थी और कार्तिक ने वमीला को मना कर दिया था, इसीलिए उसने राम्या को मार दिया। लेकिन इस बार फिल्म की हीरोइन को मारने से पहले ध्रुव वमीला को गोली मार देता है। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।